नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग निर्वाचन आयोग वाला हिस्सा देखेंगे। निर्वाचन आयोग में केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, इन सब से सारे पेपर्स में व्यापम के और पीएससी के पूरे पेपर्स में क्वेश्चंस आते हुए, या आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें पंचायती राज का सिलेबस है, निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे जाते हैं और डीप में सवाल पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं निर्वाचन आयोग स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग को फोकस नहीं करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग को फोकस करेंगे, लेकिन मैं बेसिक इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से संबंधित सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं निर्वाचन आयोग को पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूं। कुछ भी चीज़ें इसमें आप मेरे पढ़ाने के बाद आपसे निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई भी सवाल पेपर में आ जाए, नहीं छूटने वाला है। इस चीज़ के लिए मैं गारंटी देता हूं आपको। तो ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे करके मैं पूरा जो निर्वाचन आयोग खत्म करवा लूँगा। तब आप लोग जो सवाल आया है उसको बना के देखिएगा, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, वादा है मेरा आपसे। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जो अपना क्लासेस है, जो पिछला क्लास में अपलोड किया था वो थोड़ा शॉर्ट किया था, थोड़ा छोटा क्लास था वो। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, तो आप लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को कि अगर क्लासेस में अनियमितताएं हो रही हैं, मतलब कि टाइम पे अगर नहीं आ पा रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि क्लासेस तो रोज आ रही है, लेकिन कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है जो उसका ड्यूरेशन है, या आगे पीछे के टाइमिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उस टाइम में मैं आप सबके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। जो चीज़ें शेड्यूल्ड है, जो चीज़ें अपकमिंग है, जो चीज़ें नोट्स आने वाली है, एमसीक्यू सीरीज़ आने वाली है, उस पर काम चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ पे आपका काम चल रहा है, इसलिए वो चीज़ें जो है वो आगे पीछे थोड़ी सी हो जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को समझेंगे और आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे, आप अपना सपोर्ट जारी रखेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। एक भी वीडियो में ऐसे बनाने की कोशिश नहीं करना चाहता हूं कि वीडियो बनाना ही है, आज क्लास डालना ही है तो फिर कुछ भी डाल दिया जाए। ये चीज़ें मैं नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए अपना 100% एफर्ट डाल के मैं क्लासेस प्रिपेयर कर रहा हूं। उसके लिए समय लग रहा है, बाकी चीज़ों के कारण भी टाइम निकालना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। आप सब उसको मैनेज करके चलेंगे, ये आप सब से मेरा रिक्वेस्ट है। और उन सब टाइम को मैं आपके ही बेटरमेंट के लिए लगा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूं, मैं पूरा अपना 100% फोकस आपके अपकमिंग चीज़ों के लिए कर रहा हूं, जिससे आप देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप कोऑपरेट करके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां जनता का तंत्र, ये पहले भी बताया था मैं आपको, जनता का तंत्र, लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जहां जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है, और वो प्रतिनिधि और उसका मंडल जो होता है, उसकी टीम जो होती है, वो मिलके रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, नियम बनाते हैं, जिसके द्वारा देश की जनता शासित और अनुशासित होती है। समझ गए आप लोग? मतलब लोकतंत्र का मतलब सीधा है कि प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वहां पर जनता के पास पूरा पावर जो है वो जनता के पास है। किसी को भी चयनित करने का, निर्वाचित करने का अधिकार जो है वो जनता के पास है। एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद वहां पर चुनाव होता है। ऐसा कहलाता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र कहलाता है लोकतंत्र या जनता का तंत्र। ठीक, अब इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को पहले देखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही कानून का निर्माण करती है, और उसके हानि और लाभ, देश की में होने वाली हानि और देश को जो उससे लाभ होता है उस कानून से, उसकी जिम्मेदार कौन होती है? जनता होती है। जनता ही कानून का निर्माण करेगी, जनता के लिए ही कानून का निर्माण करेगी, और जो भी कानून निर्माण से हानि और लाभ होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? जनता ही होती है। ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। ये पूरा पार्ट मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया हूँ। ठीक, तो आप लोग, वो उसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक डेफिनेशन देने में मेरे को बताना जरूरी है वो। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ गए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहां पर जनता जो है वो मिलकर क्या करती है? एक प्रतिनिधि निर्वाचित करती है अपने, जो पार्लियामेंट में जाते हैं और चुनाव, जो लोगों के लिए नियम और कानूनों का निर्माण करते हैं, और उसके लिए जिम्मेदार भी वे स्वयं होते हैं। ठीक, तो जनता निर्वाचित करती है अपने प्रतिनिधि, वो चुनाव, उन कानून का निर्माण करते हैं, और उसमें होने वाली, देश को होने वाली उससे फायदे और नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, अब देखो,
तो ये दो प्रकार हो गया लोकतंत्र का। अब भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करता है, तो चूंकि ये लोकतंत्र सबसे बड़ा है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है 121 करोड़ तो पहले ही थी, अब जो है वो और बढ़ गई है। तो अभी जब जनगणना का आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा लगभग 130 करोड़ 140 करोड़ हो गया होगा अप्रॉक्स। तो इतने बड़े पॉपुलेशन के कारण, चूंकि यहाँ इतने बड़े लेवल पे चुनाव होता है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा चुनाव जो होता है वो भारत में होता है। तो आप लोग देखे होंगे बाहर की मीडिया भी जो है वो भारत में जब उसको चुनाव का, उसको क्या कहा जाता है, भारत का त्यौहार, लोकतंत्र का त्यौहार कहा जाता है यहाँ के चुनाव को, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जब प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, जब लोकसभा चुनाव होता है और जब राज्यसभा चुनाव होता है, तो लोकसभा चुनाव में आप बेसिकली देखे होंगे कि इतने बड़े लेवल पर चुनाव को ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इसके लिए क्या होता है, इतने बड़े लोकतंत्र में जब इलेक्शन होता है तब बाहर की मीडिया भी कवरेज देने के लिए आती है। पूरे वो वैश्विक, पूरे विश्व के जितने देश हैं उनकी नज़र रहती है कि यहाँ का चुनाव कैसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, निष्पक्ष रूप से कराया जा रहा है कि नहीं, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, किस तरीके से चुनाव करवाए जाते हैं यहाँ, ये देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। और यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो लोगों को अलग कंट्री में, अदर कंट्री में वो क्या करते हैं, स्पीच देने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं यहाँ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारत का निर्वाचन जो है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड में, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और अभी तक बहुत कम ऐसा हुआ है कि दाग लगा होगा, नहीं तो दाग नहीं लगा है इलेक्शन कमीशन पे, मतलब यहाँ के लोग खुद ही लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक कि बड़ा मेजर कुछ हुआ हो, ठीक। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इसको कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो दो तरीके के निर्वाचन आयोग होता है, एक होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग और दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव करवाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या चुनाव करवाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, देखते हैं अपन। तो सबसे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग देखते हैं। स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्था, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा मैं आपको, देखना। स्वायत्त का मतलब स्वयं, देखो जिसपे किसी का नियंत्रण ना हो, स्वयं के द्वारा चलाई जाने वाली सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी। क्यों बोलते हैं इलेक्शन कमीशन को सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी दूसरी चीज़ों का ना पब्लिक का इन्फ्लुएंस होगा, मतलब इंटरफेयर, मतलब उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कोई निर्णय लेने से पहले, ना पॉलिटिकल पार्टी को पूछने का जरूरत है, ना पब्लिक को पूछने का जरूरत है, ना किसी और इंडिपेंडेंट बॉडी को पूछने का जरूरत है। स्वायत्त मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी, इसी कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक। तो स्वायत्त संस्था है ये, है ना। और दूसरा क्या है, अर्धन्यायिक संस्था है। अर्धन्यायिक क्या होता है, न्यायिक संस्था क्या होता है, जिसमें कोई दिक्कत होता है, ठीक है, मतलब कि जिसका निर्णय जो है तक कोर्ट में होता है, जिससे संबंधित निर्णय जो आप कोर्ट में लेके गए अपने मौलिक अधिकारों को, तो वो क्या हो गया, न्यायिक हो गया, आपका न्यायिक अधिकार हो गया। लेकिन अर्धन्यायिक क्या होता है, जो कोर्ट से बाहर जिसका निर्णय होता है, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो क्यों अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि उसका डिसीजन जो हो रहा है वो कोर्ट से बाहर हो रहा है, तो इसलिए वो क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। उसी तरीके से इसका जो डिसीजन रहता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका अपना डिसीजन खुद लेती है, इसलिए एक अर्धन्यायिक संस्था है। ये अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है, कोर्ट के सम्मुख इसको नहीं है करना पड़ता। तो ध्यान रखना, ये अर्धन्यायिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्णय कोर्ट के बाहर होता है, तो ध्यान रखना इसको। इसलिए स्वायत्त और अर्धन्यायिक संस्था। गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं भाई, ध्यान रखना। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन हुआ था और पहली बार निर्वाचन भारत में संपन्न हुआ था 1951-52 में। 51 में चालू हुआ था, 52 में संपन्न हुआ था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, ये पूछता है क्वेश्चन। और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डेट है गठन का, उसको भी पूछ चुका है पेपर में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में पूछता है और भी अन्य एग्जाम में भी। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, सुनील अरोड़ा का स्थान लिए हैं ये 25वें क्रम के, क्रम याद रखना है, 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में भारत के, ठीक। इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाते हैं, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यहाँ चालू करूँगा तो संविधान चालू हो जाएगा। चुनाव क्या क्या चीज़ के देखती है ये, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्य विधानसभा और विधान परिषद सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग इन सब का चुनाव करवाती है। ध्यान रखना, ये सवाल पूछता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाती है, या ये पूछेगा कि पंचायतों के चुनाव का उत्तरदायित्व, चुनाव को कंडक्ट कराने का उत्तरदायित्व किस संस्था के हाथ में है, तो उसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग दोनों रहेगा। ये याद रखना कि कौन कौन सा चुनाव ये करवाती है और राज्य निर्वाचन आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाती है, ठीक। अपने को बेसिकली
जब अपन पंचायत पढ़ रहे हैं तो फोकस करना है राज्य निर्वाचन आयोग पे। इसका तो एक ओवरव्यू दे दिया मैं आपको। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन पे अपने को फोकस करना है, वो चीज़ देखो आप लोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? ठाकुर राम सिंह। ठीक, इसके कार्य वगैरह सब बताऊंगा मैं, पहले ध्यान से सुनो। राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान क्रम के ठाकुर राम सिंह, इनका क्रम जो है वो आप लोग बताएंगे। सर्च करना, बताना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, थोड़ा सा सर्च करने का कैपेबिलिटी डेवलप करो, फायदा में रहोगे बहुत। नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में। नीचे कमेंट सेक्शन, जिनको भी पता नहीं चलेगा, नहीं कर पाओगे लोग, नीचे कमेंट सेक्शन देख के कमेंट पढ़ना। लेकिन ध्यान रखना कि खोजना आपको ज़रूरी है चीज़ों को। हर चीज़ को आपको मैं ही बता दूंगा तो आप खोजोगे तो ज़्यादा याद रहेगा आपको, तो इसको आप बताओगे। और सबको आंसर देना है ना, ध्यान रखना, सबको आंसर देना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, अब राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन? ठाकुर राम सिंह। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव करवाता है और एक शहरी क्षेत्रों में जो चुनाव करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना है। सीधा सीधा ध्यान रखना, स्थानीय निकायों का चुनाव का गठन कौन करता है? तो ये भी पूछ चुका है, ये ध्यान रखना। स्थानीय निकायों को चुनाव का करवाने का काम, और बाकी चुनाव को करवाती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो अब इसको कौन कौन सा चुनाव? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव करवाएगी, और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव होगा। तो ये चीज़ों को याद रखना आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है इन सब चीज़ों का चुनाव करवाना। अब उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं? ठीक, पहला मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना मतलब वोटिंग लिस्ट तैयार होता है ना, आप लोग का वोटर आईडी बना होगा, तो वो सब काम। उसके बाद 18 साल से ऊपर की उम्र की आयु के लोग क्या कर सकते हैं? मतदाता सूची में वोट दे सकते हैं। और निर्वाचन, किसी भी चुनाव में खड़े होने की आयु क्या है? 21 वर्ष है। ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस। मतदाता वोट आप 18 साल में ही दे सकते हैं, लेकिन आप चुनाव कब लड़ सकते हैं? जब आप 21 साल के हैं तब। तो 18 साल में आप मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वाने के लिए हो जाएंगे एलिजिबल। तो वो जोड़ने का जो काम करेगी वो कंडक्ट करवाती है राज्य निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची तैयार करना। और जिस सूची में आपका नाम होता है उस सूची को कहा जाता है द टेबल इज कॉल्ड मतदाता सूची। सेकंड, पंचायत में होने वाले समस्त चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। निर्वाचन नामावली में क्या होता है? कौन कौन से, कितने निर्वाचन नामावली में कि कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं प्रतिनिधि, वो लोगों का नाम रहता है, उसको कहते हैं निर्वाचन नामावली। तो पंचायत में होने वाले चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन नामावली के तैयार करने का काम भी राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका काम कई बार पूछ चुका है इसका राज्य निर्वाचन आयोग का काम। तीसरा, आचार संहिता जारी करना। निम्न में से कौन से राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, यही पूछेगा। आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता क्या होता है? जो चुनाव के पहले जो नियम की, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है वो एक नियमों की सूची जारी करता है कि आपको 24 घंटे के पहले ये नहीं करना है, 1 महीना पहले ये नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो नियमों की सूची होती है, जिसको कहा जाता है आचार संहिता, जिसको पालन करना अनिवार्य होता है, वरना निर्वाचन आयोग एक्शन लेता है। ठीक, और ये लेने के लिए स्वतंत्र है। तो आचार संहिता, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ रूल्स। ठीक, चौथा क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का निर्देशन और नियंत्रण करना। जो निर्वाचन क्षेत्र रहते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना कि सही तरीके से चुनाव हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल करना चुनाव को। कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ अनियमितता हो रही, कुछ कंप्लेन आ रहा है तो तुरंत जाके सॉर्ट आउट करना। निर्वाचन को स्थगित करने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग के पास रहता है। दोबारा निर्वाचन कब होगा वो भी निर्वाचन आयोग डिसाइड करती है। तो वहाँ पर अपनी गार्ड्स भेजती है, सेना के जवानों को भेजती है, अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेजती है, कलेक्टर को भेजती है, डीएम को भेजती है। तो वहाँ सब करके कोऑर्डिनेट करने का काम किसका रहता है? राज्य निर्वाचन आयोग का रहता है। ठीक, नियंत्रण एवं निर्देशन समझ में आ गया। पांचवा है पंचायत चुनाव की समय सारणी तैयार करना कि किस दिन नामांकन दाखिल किया जाएगा, अंतिम तिथि नामांकन दाखिल करने की। आप लोग देखे होंगे जब चुनाव की समय सारणी आती है तो उसमें सब चीज़ लिखा होती है। तो चुनाव का नामांकन दाखिल करना, उसके बाद किस दिन चुनाव होगा, किस दिन रिजल्ट आएगा, वो पूरा एक डेट क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी होता है। तो वो करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। छठवां, चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना, सबको चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ये चुनाव चिन्ह जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं, हर चुनाव में हर किसी को अलग अलग मिलते रहता है। अभी वर्तमान में क्या है, जिला पंचायत सदस्य के लिए टेबल पंखा है और जनपद पंचायत सदस्य के लिए श्याम पट्टा है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत के लिए भी है। ठीक, सरपंच और पंच के लिए। तो याद रखना इसको। निर्धारण कौन करता है? इनका रिटर्निंग अधिकारी करता है। बताऊंगा रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर रिटर्निंग अधिकारी इन निर्वाचन चिन्हों का आवंटन करता है। आप लोग सब देखे होंगे जितना भी लोकल बॉडी पे छाप होता है, बाल्टी छाप है, श्याम पट्ट है, पंखा छाप है, झाड़ू छाप है, वो सब जो है वो निर्धारण करने का काम किसको कौन सा दिया जाएगा, वो यही रिटर्निंग अधिकारी सलाह राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पे करते हैं। याद रखना। ठीक,
अब निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो मिल के चुनाव को कंडक्ट करवाते हैं, वो मैं आपको 2 अधिकारियों के बारे में अभी बता रहा हूं। इसके बाद और अधिकारी हैं पीठासीन अधिकारी, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहला है ये जिला निर्वाचन अधिकारी। ये जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करती है। ये जिले में होने वाली समस्त निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करते हैं और पर्यवेक्षण करने का काम इनका रहता है। पंचायत के सभी कार्यों का नियंत्रण निर्वाचन संबंधित इसको यहां लिख लेना। पंचायत में निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? जिला निर्वाचन आयुक्त अधिकारी करता है। ये हेड रहता है, ठीक, ये बेसिकली जो होता है वो, तो ध्यान रखना यहां पर कार्य क्या रहता है, सभी नियंत्रण, ठीक। अब सेकंड देखते हैं रिटर्निंग अधिकारी। तो रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी, दोनों चीज मेंशन करके लिखना, मैं यहां पे लिखा नहीं हूं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आप लोग लिखो नोट्स में, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा। ये लाइन लिख लेना। ग्राम और जनपद पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी जो होता है वो नायब तहसीलदार से अभिन्न श्रेणी का होना चाहिए। मतलब नायब तहसीलदार रैंक 3 ऑफिसर के अंतर्गत आता है। रैंक 2 ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर रहते हैं, ठीक है। रैंक 3 ऑफिसर कौन है? नायब तहसीलदार है। तो नायब तहसीलदार जो होते हैं रैंक, है ना, ये जो अभिन्न श्रेणी नायब तहसीलदार के रेंज में, अब नायब तहसीलदार के अंतर्गत जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देखिए, समझें इसको। नायब तहसीलदार के अंतर्गत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी कई अधिकारी आते हैं जो नायब तहसीलदार के रैंक के ही अधिकारी रहते हैं, ठीक। तो उस रैंक के कोई भी अधिकारी नायब तहसीलदार से अभिन्न श्रेणी का कोई अधिकारी होना चाहिए, ठीक। तो ये जो होता है वो ग्राम और जनपद पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये याद रखना, नायब तहसीलदार यहां से अभिन्न श्रेणी, अभिन्न मतलब भिन्न नहीं होना चाहिए, नायब तहसीलदार से अलग की श्रेणी का नहीं होना चाहिए। तो नायब तहसीलदार से अभिन्न श्रेणी का कोई व्यक्ति ही ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति, मतलब रिटर्निंग अधिकारी का रोल प्ले करेगा। जिला पंचायत में कलेक्टर, खुद स्वयं कलेक्टर जो रहता है जिला पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी रहता है, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक। अब एक क्षेत्र में एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। मतलब ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, एक निर्वाचन क्षेत्र है, तो यहां पर एक से अधिक, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, ठीक। और एक ही व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है। इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना। एक क्षेत्र में एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं और एक ही रिटर्निंग अधिकारी एक से ज्यादा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी भी हो सकता है। एक रिटर्निंग अधिकारी 3 क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी भी हो सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कर्तव्य क्या है? निष्पक्ष चुनाव करवाना, कोऑर्डिनेशन करना, मेंटेन, इसके अंडर रह के क्या करना, ये इसको आदेश देगा। राज्य निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश देगा और रिटर्निंग अधिकारी नीचे पीठासीन अधिकारियों को आदेश देगा, कुछ होगा तो, ठीक। तो एक ही व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र को, ठीक। कर्तव्य निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम इसका भी रहता है और इसके लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। एक रिटर्निंग अधिकारी के लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। ये चीज़ भी याद रखना। समझ गए सब चीज़ें? तो ये चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। इन सब में कई ठो क्वेश्चन, एक एक वीडियो से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्या मैं आपको बताऊं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ फालतू में अवेलेबल नहीं कराई जा रही है, बहुत सोच समझ के मैं क्लासेस ला रहा हूँ। ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइए। बस आप लोग देखिएगा, जब पंचायत हम लोग का ख़त्म होगा, एक सवाल आपसे पंचायत का नहीं छूटने वाला है। पहले एक बार ख़त्म करने दो, पेशेंस रखना। कई कुछ स्टूडेंट जो है वो भी से कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं। रुक जाओ, पूरा चीज़ों को मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जब नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे तो इससे आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।